बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया कातलाना हमले में शहीद हो गए, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की जानिब से उनकी शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया गया है। कौमी असम्बली पार्लिमानी अमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है, जबकि PTI की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबात तरमीमी बिल तौहीन अदालत और पार्लियामेंट पर हमला है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी और उसके फौरन नाफिज होने के बाद मुमकिन कानूनी और आईनी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? देखिए, ये इररिलेवेंट है मेरा ख्याल है। हमारे जो बड़े इश्यूज़ हैं मुल्क में, तो इनको बहुत कोई संजीदा नहीं लेता इन मामलों को, सवाए इसके कि कोई मतलब इसके कोई सलाहती पैक तो नहीं आ रहा। ये तो ये है कि जैसा बंद मतलब पार्लियामेंट बमुकाबला अदालत, ये इस तरह से लग रहा है। इसमें कोई जुडिशल रिफॉर्म्स तो नहीं है ये कि हमारा अदालती निज़ाम कोई ठीक होगा, इस तरह का बिल तो नहीं है, जो कि बहुत अरसे से, कई सालों से ये ज़ेर बहस है कि हमारी अदालतों में रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमारे पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमारे एहतसाब के अमल में रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमारे और बहुत से मामलात में, हर शोबे में, तालीम में से। ये तो एक मतलब पावर गेम का उधर से उधर लग रहा है, ईगोज़ का इशू है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत इस वक्त नहीं दे रहा। देखना ये कि हाफिज़ नईम साहब का जो धरना, आज उनको मेरे ख्याल से 4-5 रोज़ हो गए हैं, उसके ऊपर हुकूमत कोई लचक नहीं दिखा रही अभी तक। उनके जो बुनियादी मुतालबात हैं, जिसमें IPPs के माहदों का ख़त्म होना, मतलब चंद वज़रा ने तो जो अहम वज़ीर हैं, जैसे वैस ज़ग़ारी साहब ने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया कि इसमें मुमकिन ही नहीं है, और वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कह दिया कि मुमकिन नहीं है। तो अब कैसे होगा, ये एक सवाल है कि हाफिज़ नईम साहब ने जो इतना अहम इशू उठाया है, और ये बतौर अमीर उनकी एक मतलब पहला वो यहाँ पे आए हैं, उनके साथ दीगर रहनुमा भी हैं, तो वो अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो, अब छोटी मोटी चीज़ तो असल तो IPPs है ना, कि IPPs का क्या करना है मुआहदों का। तो वो एक मामला ऐसा है जिस पे नज़रें हैं सबकी। बाकी पार्लियामेंट के अंदर ये तसादुम, और ये तो मेरे ख्याल की मुल्क के लिए अच्छा है, और ना ही इससे अदारे, चाहे पार्लियामेंट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो एक अजीब सा एक इशू है जो मेरा ख्याल की कोई इशू है। इशू ये है कि बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, इशू ये है कि पारा चेनार से क्या खबरें आ रही, इशू ये है कि KP के अंदर हर चंद दिनों के बाद शहादतों की, या ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं इनसे लोग पकड़े गए, ये खबर आती है। तो ये इश्यूज़ हैं बुनियादी, सोशल अनरेस्ट फैलता जा रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें जो सारे जो है ना, उसमें बाहर के इवेंट्स, अब वो है जो पाकिस्तान में क्या होगा, ये ख़त्ते के और दुनिया के हालात तय करेंगे, और वो शायद हम यहाँ टुक 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 में लगे रहें, लेकिन बाहर के इवेंट्स जो हैं वो फोर्स करें कि कोई यहाँ पे पाकिस्तान में कोई मतलब ये चीज़ें सारी साइड पे रह जाएं, जो होते हैं ना छोटे छोटे पेटी इशू साइड पे रह जाएं, और ऐसे वाक़यात जन्म लें जो कि रियासत को यानी अब ऑलरेडी देखें ना कि मईशत जहाँ खड़ी है, जो बाकी इशू सिक्योरिटी के हवाले से हैं, तो इवेंट्स तेज़ हो गए। इस्माइल हानिया जो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, एक कमाल शख्सियत, उनसे मुलाकात का मौका भी मिला और वो प्रोग्राम में तशरीफ़ भी लाए, व्यूज़ और न्यूज़ में। 2005-6 में गालिबन इलेक्शन से पहले, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इलेक्शन था उससे पहले, ये जो है वो ईरान तशरीफ़ लाए थे, और ईरान में उनको रात के कोई 2 बजे गालिबन, जो तेहरान, शुमाली तेहरान में, जहाँ पर मुख्तलिफ बहुत सारे तो मेहमान चले गए थे, बहुत सारे मेहमान जो तकरीब हलफ बर्दारी थी नामुंतखब सदर की, उसको अटेंड करने के बाद चले गए थे। और इस्माइल हानिया जो हैं, उनका भी जो सिक्योरिटी प्लान था वो यही था कि वो रात होने से पहले पहले चले जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। अच्छा, अब निशाना बनाने के लिए जो है वो 2-3 मतलब 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे वो निशाना बनाए जा सकते थे। एक वो निशाना बनाए जा सकते थे कतर में, लेकिन कतर जो है वो ज़ाहिर है कतर की पोजीशन बहुत डिफरेंट है, सेंट कॉम वहाँ पे मौजूद है, और कतर के एक ताल्लुकात भी हैं इसराइल के साथ।
मतलब सफारती ताल्लुकात भी हैं और वो मीडिएटर का रोल प्ले कर। दूसरा जो है वो ये कि इनको निशाना बनाया जा सकता था मिस्र में। अच्छा, मिस्र में निशाना बनाया जा सकता तो मिस्र के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं और वहाँ पर भी फिर तुर्की में इनका बहुत ज़्यादा तैयब अर्दोगन इनके साथ मुस्तकिल खड़े रहे। और ये तो वो तुर्की में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वहाँ पे जासूस वगैरह मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ार हो रहा था कि ये क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी, तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसमें जो है वो दो तीन बातें इसमें जो है अब सवालिया निशान यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इस्माइल हानिया के हवाले से। पहली बात तो ये कि इस्माइल हानिया जो हैं ये 2017 में कतर आए थे, 2016-17 में कहीं ये कतर आ गए थे। उससे पहले ये हमास गज़ा के सरबरा थे, यानी पूरी हमास का जो पोलिट ब्यूरो है उसके नहीं, उसके जो सरबराह थे वो खालिद मिशाल थे। और ये यानी आप समझें कि जो ओवरऑल पोलिट ब्यूरो है उसके सरबराह खालिद मिशाल हैं और फिर जो गज़ा में जो हमास है उसके सरबराह जो हैं इस्माइल हानिया हैं। तो ये जब कतर आ गए तो कतर आने के बाद जो है वो वहाँ पर इनकी पोजीशन संभाली याहिया सिनवर ने, और कुछ अरसे के बाद खालिद मिशाल जो हैं वो उन्होंने अपनी सियासत से वो एक तरह से अलग हुए और उनकी पोजीशन जो है वो उन्होंने दे दी इस्माइल हानिया को। लेकिन उससे पहले 2017 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया खालिद मिशाल ने, और ये हमास की जो आप समझें कि तकरीबन 2 दहाइयों का जो उनका जो मंशूर था उसमें एक बड़ी तब्दीली वो लेकर आए 2017 में। और वो अगर हम 87 से काउंट करें तो ये 2-3 ये हाँ 87 से इसको देख लेते हैं, जो भी जितने साल भी बनते हैं। तो वो ये था, इनके मंशूर में तब्दीली ये थी कि इन्होंने 67 के बॉर्डर्स पे, यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसराइल को मानते हैं, इन्होंने कहा हमें 1967 का जो बॉर्डर है वहाँ पे फ़लस्तीनी रियासत चाहिए। यानी एक तरह से जो पहले का मंशूर था इनका, जो 87 का था, वो 2017 में अमेंड हो गया। यानी वो अमेंड इस तरह से हुआ कि 2 रियासती हल की तरफ चले गए। ये इन्होंने जिक्र ही नहीं किया ना कि वो इसराइल को मानना है कि नहीं मानना, लेकिन वो अमेंड करके जो है वो इस तरह से हो गया कि 2 रियासती हल। तो वो जो आलमी बरादरी है या जो OIC है या बाकी जितने मुल्क हैं उनकी जो पॉलिसी है 2 रियासती हल वाली, उसके तरफ ये चले गए। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, ये खालिद मिशाल के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, और इस पर जो हार्ड कोर ख़ास तौर पे जो इस्लामी जिहाद और बाकी तंजीमें उनकी तरफ से काफ़ी तनकीद भी हुई। लेकिन खालिद मिशाल ने उनको इसको लिया कि हम दुनिया जो बात कर रही है तो मतलब हम 2 रियासती फार्मूले के साथ चले जाएं। जब इस्माइल हानिया आए तो इस्माइल हानिया ने भी उस मामले को उन्होंने कबूल किया। इस्माइल हानिया में और खालिद मिशाल में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क था। वो फ़र्क ये था कि इस्माइल हानिया जो हैं वो गज़ा से थे और खालिद मिशाल का ताल्लुक़ जो है वो वेस्ट बैंक मगरबी किनारे से था। और ये जो है इस्माइल हानिया, दूसरी इनकी जो पोजीशन थी वो ये थी कि ये 2006 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए थे। जो इलेक्शन हुआ फ़लस्तीनी अथॉरिटी का, इन्होंने हलफ भी उठा लिया। इनकी सदर महमूद अब्बास ने हलफ इनसे लिया, लेकिन कुछ अर्से के बाद इनकी जो है वो कशीदगी पैदा हुई और उसके नतीजे में ये हुआ कि हमास जो है वो गज़ा पे और फ़तह जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी वो महदूद हो गई मगरबी किनारे तक। फिर इनके दरमियान बड़ी कशीदगी रही। लेकिन फिर ये हुआ कि कतर में चंद साल पहले सदर महमूद अब्बास की और इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल इन सब की मुलाकातें हुईं, इख्तलाफात चलते रहे, मुलाकातें भी होती रहीं। और उसमें फिर ये हुआ कि अभी चंद रोज़ पहले तो चाइना में ये सारे इकट्ठे हुए। ये ख़ुद इनकी सफ़े अव्वल की क़यादतें नहीं थी, लेकिन इनके बड़े अहम रहनुमा मौजूद थे। और 14 ग्रुप्स ने कहा कि गज़ा में जब जंगबंदी होगी तो उसको हम आगे हम कैसे मूव करेंगे।
अच्छा, वापस आता हूँ मैं उस बात पे कि इस्माइल हानिया जो हैं, अच्छा इस्माइल हानिया जो हैं वो खालिद, यानी आप ये देखें ना कि 2004 में, ये 2004 के बाद हमास की कोई बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि 2004 में मार्च में शेख अहमद यासीन उनको निशाना बनाया था और इसराइल की फ़ौज ने प्रॉपर अपाची हेलीकॉप्टर से हेलफायर मिसाइल से उनको हिट किया था। वो क्वाड्रिप्लेजिक थे, यानी तमाम जिस्म से वो माजूर थे, जो शेख अहमद यासीन जिन्होंने हमास को कायम किया था, और वो नाबीना भी थे। तो उनको वो जो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के वो जब निकले मस्जिद से अपनी रिहाइश गाह की तरफ जा रहे थे, तो उनको वहाँ पे अपाची हेल फायर से उनकी जो है वो बिल्कुल उनको जो है वो मतलब शहीद हो गए। और उसके बाद ये हुआ कि अब्दुल अजीज़ रंदेसी जो उनके बड़े दस्ते रास्त थे, बड़े करीब थे, तो उन्होंने फिर वो जगह संभाली, यानी शेख यासीन की शेख अहमद यासीन की जगह संभाल ली। एक महीना भी नहीं लगा 2004 में, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च में हिट किया है हेलफायर मिसाइल ने शेख अहमद यासीन को, तो अप्रैल 2004 में अब्दुल अजीज़ रंदेजी को भी जो है वो गाड़ी में जा रहे थे, तो उनको भी अपाची हेलीकॉप्टर और हेलफायर मिसाइल से इसराइली एयरफोर्स ने हिट किया, और वो भी जो है वो भी शहीद हो गए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि शेख अहमद यासीन के बाद जो था वो दो शख्सियात मिल के हमास को चला रहे थे, एक तो अब्दुल अजीज़ रंदेसी और एक खालिद मिशाल। खालिद मिशाल सर्वाइव कर गए, और खालिद मिशाल सर्वाइव कर गए, बल्कि शेख अहमद यासीन को जब निशाना बनाया गया तो उस वक्त उनके साथ इस्माइल हानिया भी बाल बाल बच गए थे, वो भी फजर की नमाज के आगे पीछे हुए, तो वो भी उस पर बच गए। तो ये जो है ये क़यादत उसके बाद फिर ये हुआ कि बिल्कुल एक आप समझें कि एक तरह से अंडरग्राउंड हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको तो खालिद मिशाल जो हैं वो तो सीरिया आ गए थे 2006 में जब इंटरव्यू उनसे हुआ तो वो सीरिया में हुआ था, दमास्कस के बाहर एक नवाही इलाका है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमास के लोग ले गए जो वहाँ के उनके बाप थे, और वहाँ पे मुलाकात हुई खालिद मिशाल से, और ये उस ज़माने की फुटेज वुटेज चल रही है, ये खालिद मिशाल के साथ मैं बैठा हूँ। अच्छा, तो बहरहाल तो वो खालिद मिशाल जो है उनके साथ वहाँ पर जो है वो मुलाकात हुई, वहीं पर जो है वो फिर मुझे नहीं पता कि इस्माइल हानिया की फुटेज है हमारे पास या नहीं, लेकिन बहरहाल इस्माइल हानिया भी कहीं वहीं पर उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। अच्छा, अब इसमें लेकिन ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो ये है कि इस्माइल हानिया जो हैं वो बहुत हार्ड कोर सख्त गिर नहीं थे तबीयतन, यानी जब भी इनसे कभी बात हुई तो ये थे जिसे कहना चाहिए डिप्लोमेटिक से। इन्होंने अरबिक में गज़ा में ही इन्होंने ज़िंदगी गुजारी अपनी पूरी, वहीं से अरबी में इन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद ये कुछ अर्से के लिए इनको निकाल दिया था बाहर, गज़ा से बाहर, फिर वापस आए, फिर इलेक्शन हुआ। अब आप देखें ना 2004 में ये शेख अहमद यासीन और अब्दुल अजीज़ रंदेसी को निशाना बनाया जाता है, 2006 में इलेक्शन होता है और जीत जाते हैं। यानी आप देखें कि हमास की एक पूरी, और एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने इनसे पूछा कि वो कहते हैं इनका जो कहते हैं ना इनकी सफ़ों में बहुत घुस गए थे जो मुखबरी या जासूस इनके, तो इन्होंने किसी जगह एक लड़के को पकड़ के इन्होंने वहाँ पे उसको पकड़ लिया था जासूसी करते हुए, तो उसके बाद उसको सज़ा देने जा रहे थे ये, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा जी ये कैसे? कहते हैं देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल सीधा सा है कि ये शेख अहमद यासीन को अंदर से इंफॉर्मेशन गई है उनकी, और हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई शक हो ना तो हम हाथ जोड़ के बंदे से कहते हैं कि यार अगर तुम बेगुनाह हो तो माफ़ कर देना, लेकिन सारे जो इशारे हैं वो तुम्हारी तरफ जा रहे हैं कि तुमने मुखबरी की है, और वो फिर जाके उन्होंने उसको सज़ा दी। अच्छा, अब ये हुआ कि शेख बहरहाल इन्होंने फिर तवील अरसा, जाहिर है कि फिर उसके बाद जैसे तैसे करके ये हमास उठी, फिर इलेक्शन हो गया, फिर ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी आगे पीछे जैसे, लेकिन ये जब से 7 अक्टूबर हुआ तो उसके बाद फिर दुनिया तब्दील हुई। उसमें जो मुज़ाकरात करने की बात थी वो उसमें सबसे ज़्यादा, यानी कोई भी मामला होता था ना अगर कि ये नेतन्याहू ने ये कह दिया तो हमास कैसे मानेगी, उधर वो मतलब है कि क्योंकि जो याहिया अनवर हैं वो ज़रा हार्ड कोर उनका नुक्ता नज़र है, उनसे जब मुलाकात गज़ा में जाए, मैंने उस दिन बात की थी छोटे से एक ऑफिस के अंदर
अब जाएं तो ऐसे करके एक छोटा सा ऑफिस है और तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कोई बंदा कि चंद सालों के बाद ये अनवर होंगे। बहुत से लोग मिलते थे, बहुत से लोग, AFP के, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वो सारी दुनिया वहाँ पहुंची होती थी उनसे मिलने के लिए। और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कुछ अर्से के बाद जो है ये हमास गज़ा के सरबराह हो जाएंगे। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जो इनका इरादा नहीं था रात को रुकने का। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक तो रात को रुकने का इरादा नहीं था, लेकिन साथ ही कल ये हुआ कि फवाद शुक्र जो हैं, फवाद शुक्र हिजबुल्लाह में इंतहाई सीनियर, और उनको कहा जाता है कि वो सैयद हसन नसरुल्लाह के राइट हैंड। अच्छा, उनको निशाना बनाया कल इसराइल ने वहाँ पे दाहिया के इलाके में। दाहिया के मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। दाहिया जो है ये जनूबी साउथ ऑफ लेबनान है, जितने लोग भी जानते, साउथ ऑफ बैरूत है, जितने लोग भी जानते हैं उनको इल्म है। और वहाँ पर आप जाएं तो एक अलग दुनिया है। तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने वहाँ पर दाहिया में निशाना बनाया एक इमारत को, और उस इमारत में जो है फवाद शुक्र मौजूद थे। फवाद शुक्र जो हैं ये, इनके बारे में इनको अमेरिकन ने रखा हुआ है $5 मिलियन इनके सर पे रखे हुए थे। और ये कहा हुआ था कि ये 1983 में जो बॉम्बिंग्स हुई थी बैरिक्स पे, और उन बैरिक्स की बॉम्बिंग्स में 300 के करीब लोग फ्रांस और जो मेरीन्स थे, US मेरीन्स, वो उनकी डेथ हुई थी। तो उस पर अमेरिकन ने इनका नाम रखा हुआ था कि ये उसमें इन्वॉल्व थे। अब इसराइल ने वहाँ में इनको हिट किया, उस बिल्डिंग को, और उसमें अभी तक जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन गालिबन ये बात हो रही है ज़्यादा कि वो भी उसमें वो भी जाँ बाग हो गए। लेकिन इसमें हुआ ये कि इन्होंने, अच्छा अब ये दो फ्रंट्स हैं, ये ज़हन में रखें, हिजबुल्लाह और हमास। अच्छा, यहाँ से इन्होंने वापस जाना था गालिबन, यानी इस्माइल हानिया ने ईरान में रुकना नहीं था रात को। ये रात को रुके, और ये जिस इमारत में थे उसी इमारत में इस्लामी जिहाद के जो रहनुमा है वो भी मौजूद थे, नखाले, ठीक है, महमूद नखाले, इस्लामी जिहाद, वो भी मौजूद थे उसी इमारत में। और पहले ये मतलब मुख्तलिफ आना शुरू हुई कि जी कैसे हुआ है, कि क्या हुआ क्या है। पहले ये हुआ कि जी एक ईरान मतलब सामने की बिल्डिंग से, पहले ये स्काई न्यूज़ अरबिक ने शायद ये कहा कि उन्होंने देखा है सामने से एक दूसरी इमारत से फायर हुआ है एक मिसाइल और वो आके हिट हुआ है। फिर उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत बात है, किसी ने वेबसाइट पे डाल दिया था, वो गलत बात है। फिर ये हुआ कि ये ईरान की सरहदों से बाहर से आया है। अच्छा, ईरान की सरहदों से अगर बाहर से आया है तो फिर कहाँ से आया है? भाई ईरान की सरहदों के बाहर से आया है तो फिर यानी वो कहाँ इसराइल है और कहाँ ईरान है। दूसरी बात ये कि सवालात उठ गए बहुत ज़्यादा कि सिक्योरिटी ब्रीच, इंतहाई खौफनाक सिक्योरिटी ब्रीच। और ये आप जहन में रखें कि ये भी सवाल साथ उठ गया कि क्या क्योंकि कल इनकी रहबर से भी मुलाकात हुई, कल ये उस तकरीब में भी मौजूद थे इस्माइल हानिया, जहाँ बहुत से, लेकिन वो पिन पॉइंट टारगेट जो है वो इनको किया गया। तो यानी उस बिल्डिंग में जो इस्लामी जिहाद के रहनुमा, उनको हिट नहीं किया। इसराइल की तरफ से बात हुई कि उनको तो निशाना बनाना मकसूद नहीं था, चाहते तो बिल्डिंग उड़ा देते, लेकिन पिन पॉइंट हुआ। अब एक बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग के अंदर अगर आप मिसाइल मारें, बिल्डिंग तबाह ना हो बल्कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे लोग महफूज रहें और एक शख्स जो है अपने बॉडी गार्ड के साथ, तो कितना वो प्रिसीजन उस होगा उस मिसाइल का या प्रोजेक्टाइल का कि उसने बिल्डिंग को नहीं उड़ाया, उसने एक शख्स को हिट किया जबकि बिल्डिंग में मौजूद दूसरे जो लोग थे वो महफूज रहे। अच्छा, ये अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो क्या यानी अगर हम देखें ना कि हालिया कुछ अरसे में और ऐसा क्या हुआ है, और ऐसा कौन सा, तो हमें फ़खरीज़ादे जो कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो दिसंबर 2020 में उनको निशाना बनाया गया था। अच्छा, 2020 में जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के पायनियर कहलाते हैं फ़खरीज़ादे, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, लेकिन उसमें ये हुआ कि वो एक तो कोविड फैला हुआ था, सड़कें खाली थीं, वो फिर उसके कई कहानी आई कि वो एक गाड़ी में, हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था, वो गाड़ी में जा रहे थे, उनके दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी में लोग थे, रोका गया, उनके अहलिया साथ आगे पीछे, लेकिन बाद में पता चला कि जनाब उनको हिट करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल्ड
मशीन गन यूज़ हुई है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काबू किया जा रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जूम किया गया उनके फेस पे, कहीं दूर से वो मैच हुआ चेहरा 2020 में। और ये मैं CBS को यहाँ पे कोट कर देता हूँ, दिसंबर 2020 का अगर किसी ने पढ़ना हो तो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट किल्ड बाय सैटेलाइट कंट्रोल मशीन गन दैट जूम्ड ऑन हिज फेस, ईरान सेज। ईरान ने खुद इस बात को कहा कि ये फिर इस तरह से हुआ है। और ये महर न्यूज़ एजेंसी ईरान की 16 स्लाइड कोट करता हूँ, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू असैसिनेट फ़खरुज़ादे। अब वो ये कि वो उस वक्त ये उनके चेहरे के ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जूम हुआ और वो मशीन करके, और साथ ही वो फिर जैसे वो उसमें आता है ना मिशन इम्पॉसिबल में कि वो मैसेज टॉम क्रूज को मिलता है और चंद सेकंड के अंदर वो मैसेज जल जाता है, तो वो फौरन ही वो हिट होने के बाद वो जो गाड़ी थी जिसमें मशीन गन और वो गाड़ी भी तबाह हो गई, अपना काम करके उसके ऊपर खच्चे उड़ गए, तो कोई क्लू नहीं कि उसमें क्या था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, क्या था। उसके बाद दूसरा वाक़या ये हुआ ईरान के अंदर, और ये वाक़या तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जो मैंने आपसे कहा कि एक तो ईरान की सिक्योरिटी अब ये देखें, दूसरा वो ये देख रहे हैं कि क्या अंदर स्पाइस जो हैं, यानी जो क्योंकि वो जो फ़खरुज़ादे वाला वाक़या हुआ था और पहले भी, तो उसमें क्या इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, पासदारान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो गई है मोसाद की या बाकी लोगों की। और ये कैसे हुआ कि भाई मेहमान जो हैं वो आके तेहरान में उन्होंने हिट किया, और तेहरान में उसी ये भी नहीं कि कोई आइसोलेशन में, लोग हैं, रश हैं, तकरीब हो रही है, सिक्योरिटी है, मतलब एक ऐसा मौका। और चंद कुछ अरसा पहले ही उनके ज़ाहिर है कि सदर इब्राहिम रईसी, तो मुल्क जो होते हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। देखें सदर इब्राहिम रईसी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और आप देखें कि पाकिस्तान में उन्होंने एक गैर मामूली उनका दौरा था पाकिस्तान का। यानी एक तो होता है ना कि आए इस्लामाबाद आए, एक दो मुलाकातें की, चले गए। वो इस्लामाबाद आए, यहाँ पर उन्होंने पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया, फिर वो लाहौर गए, फिर लाहौर में उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी किया, लेकिन अल्लामा इकबाल के मज़ार पे भी गए, फिर वो कराची गए, मज़ार कायद पे उन्होंने हाज़िरी दी। तो अब एक मतलब हमारे भी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब तक सदर इब्राहिम रईसी मौजूद थे तो पाकिस्तान पे बहुत जिम्मेदारी थी उस वक्त कि भाई हमारे यहाँ इस वक्त जो है, और फिर कुछ गलत फहमियाँ भी उससे पहले पैदा हुई थी जो अल्लाह का शुक्र है कि दूर हो गई, हमारा बरादर मुल्क। लेकिन उस मुल्क पे बड़ी जिम्मेदारी होती है जिस मुल्क के अंदर आप एज अ मेहमान होते हैं। तो ईरान की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए बहुत सारे कि भाई, और खड़े हैं इस वक्त कि भाई ये कैसे हुआ, और वो जिसने किया होगा या जिस तरीके से भी किया हो कर करा के वो तो कहीं गायब हो गया होगा, या मतलब वो तो मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे होगा, क्या होगा, जो वाक़या था वो तो होगा। लेकिन दो काम ऐसे हैं जो नेतन्याहू ने किए हैं। नेतन्याहू ने दो काम किए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। एक तो उसने बैरूत को हिट किया है। अच्छा, ये शिबा फॉर्म्स नहीं है, ये बैरूत है, लिबनान का दारुल हुकूमत, और वहाँ पर वो शख्सियत जो कि सैयद हसन नसरुल्लाह का के दस्ते रास, यानी जो फवाद शुक्र है, और दूसरी जो उन्होंने हिट किया दारुल हुकूमत को हिट किया। दूसरा ये कि ईरान के दारुल हुकूमत को, तेहरान को हिट किया, और वहाँ पर जो है वो इस्माइल हानिया शहीद हो गए। अब यहाँ से ये सवाल खड़ा होता है, तो दो कैपिटल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो है ना, थोड़ा सा एक मतलब मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल इसको थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है। वो ये है कि जो हमास है वो सुन्नी है, सुन्नी मसलक से हमास, और जो हिजबुल्लाह है वो अहले तशी हैं मेजॉरिटी। हालांकि जब पूछते हैं उनसे हिजबुल्लाह से, कई दफ़ा सवाल हुआ तो उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस कराया कि नहीं हमारे पास ये देखें ये मतलब, लेकिन मेजॉरिटी वो सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो जाहिर है कि वो एक उनकी जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है पार्लियामेंट में, उस तरह मुझे बहुत कम या शायद नहीं अहले तशरीफ़ फ़लस्तीनी नहीं मिले। फ़लस्तीनी मेजॉरिटी जो हैं वो सुन्नी मसलक से हैं, उनकी जो लेकिन ये जो इशू है इसमें सारे इकट्ठे हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा ना कि ये डिवीज़न थोड़ी सी इसमें यानी ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो अरब और अजम के भी इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि एक अरब जो हैं, देखें
हुआ ये ना कि ईरान तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में, भाई शाह ईरान के वक्त में तो सेकुलर मुल्क था ना ईरान, तो उस वक्त तो यहाँ पर कोई किसी आलम दीन का या मज़हब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई आवाज़ भी उठाता। तो 79 के बाद उस वक्त ये हुआ कि सद्दाम हुसैन जो है वो अहले तशी पे मजालिम ढा रहे थे, उनके उलमा पे भी और लोगों पे भी। तो कुछ अहले तशी जो है लिबनान चले गए और कुछ अहले तशी जो है वो ईरान आ गए, लेकिन लिबनान पहले चले गए, ईरान बाद में 79 के बाद में आए। तो बहुत बड़ी तादाद में लिबनान में चले गए, तो वहाँ पे अमल बन गई, वहाँ पे मूसा सदर, मतलब एक पूरा वहाँ पे जो है वो सैयद हसनसुल्लाबाद में बस बहुत एक वहाँ पे आपको बड़ा और वो सारे वही जो सद्दाम हुसैन से उससे पहले भी मौजूद थे अहले तशी बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन इशू मेरे कहने का सिर्फ ये है कि लेकिन जब फ़लस्तीन का इशू आया तो अहले तशी और जो सुन्नी है, जैसे इस्लामी जिहाद है तो इस्लामी जिहाद तो सुन्नी है, लेकिन और हमास भी सुन्नी है क्योंकि ये पैलेस्टाइन में है, ठीक है, महमूद अब्बास भी सुन्नी है, लेकिन हिजबुल्लाह जो अहले तशी हैं यहाँ पर जो एक इन्होंने बिल्कुल इस पूरे अरसे में कहीं पर आपको ये मसालिक का इशू नजर नहीं आया, यानी मसालिक एक तरफ रह गए और फ़लस्तीन का इशू एक तरफ आ गया। जहन में रखना लेकिन ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे अगर हम हुतीज़ की बात करें तो हुती जो है वो बनु अमदान कबीला अरब, मतलब एक वो चीज़ है जो कैरी करती है साथ। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये अब ईरान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि अभी वहाँ पे सुर्ख परचम उन्होंने लहरा दी है, जिसका और उनके जो रहबर हैं उन्होंने कहा है कि इसका हम बदला लेंगे। अच्छा, अब ईरान देखना ये है कि क्या, अच्छा हिजबुल्लाह तो बिल्कुल वो तो मतलब है कि ये तो आप छोड़ दें, फ्रांस भी साइड पे चला गया, बाकी जो मीडिएटर्स थे थोड़ी देर पहले कतर के जो जिन्होंने बड़ी कोशिश की, कतर तो बहुत कोशिश की ना, कतर तो देखें, कतर ने मिस्र ने सऊदी अरब बाकी सब मुल्कों ने बड़ी कोशिश की कि बल्कि वो तो प्लान बना के बैठे हुए थे कि रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हो और ये मुआहदा जल्दी साइन हो जाए। और सऊदी अरेबिया, अब याद करें सऊदी अरेबिया तो वहाँ से शुरू हुआ था, चाइना से लेके और सारे P5 ममालिक तक उन्होंने करारदादें पेश की, UAE भी साथ, अरब, तो ये सारे उसमें कोशिश कर रहे थे कि जल्दी सीज़ फायर हो। अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने फ़ोन किया थोड़ी देर पहले, और कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जी ये तो जो मीडिएटर को ही आपने जो पार्टीज एक मुआहदा हो रहा है और उसमें एक तरफ जो शख्सियत मुसलसल जिसको आप हर थोड़े दिनों के बाद शराइत पेश कर रहे हैं, मुआहदा ऐसे होगा, फिर वो शख्स कह रहा है नहीं यार जल्दी जंग बंदी कराओ किसी तरह पर, लोग बहुत 40,000 के करीब लोग शहीद हो गए हैं, उस पर शराइत डाले, उसको ये शहीद कर दिया। तो अब ये कहाँ पे कैसे मुज़ाकरात और कैसे होगा मामला, आगे कैसे जाएगा, और अब तो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। उधर से लॉयड ऑस्टिन ने बात की है गैलेंट से, लेकिन इशू ये है कि कैपिटल हिट, यानी मेरी जो यानी थोड़ी सी है हिजबुल्लाह के लोगों से या हमास के, वो ये कहते हैं कि कैपिटल हिट करना है, कैपिटल हिट नहीं करना, पर्सनैलिटी। अभी ग्रे जोन में चला गया है ना कि भाई ये जो इस्माइल हानिया का मर्डर है तो ये तो ग्रे जोन में हो गया ना कि भाई मिसाइल कहाँ से आया है, प्रोजेक्टाइल कहाँ से आया है, क्या अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो गई थी, क्या अंदर स्पाइस मौजूद थे, क्या वो पिन पॉइंट किया उन्होंने, क्या वो कैसे हुआ, और सिक्योरिटी सबकी ब्रीच हो गई ना। सदर मौजूद हैं, बाहर के मुल्क आज़रबाईजान से आए हुए हैं, यहाँ से डार साहब गए हुए हैं, कहीं से आर्मीनिया से लोग आए हुए हैं, तो सारे लोग पहुँचे हुए थे, बहुत सारे मुल्कों की, मतलब 88 मुल्कों की नुमाइंदगी थी, और उसमें जो है वो हमास के रहनुमा भी थे, इस्लामी जिहाद भी थे, बाकी लोग भी थे, तो इवन अफ़गानिस्तान से जो उनके रहनुमा हैं वो भी पहुँचे हुए थे। तो बात ये सारी कि अब वो ऐसे मरले पे अगर वो हिट उन्होंने किया है मोसाद ने या बाकी लोगों, तो उन्होंने बिल्कुल चुन के बाकी सारे मेहमानों को छोड़ के उन्होंने एक शख्सियत को चुन, तो वो तो तभी जब प्रिसाइज उनके पास इंटेलिजेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी अगर कैमरा से जूम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लोकल चीज़ तो चाहिए ना, कि एक चीज़ पास पड़ी होगी, छोटी सी सिम रख देते थे पास तो उधर ड्रोन अटैक होता था। मतलब कोई ना कोई एक जगह तो ऐसी वहाँ पे होती है कि जिसके आपको पता है ना, ड्रोन अटैक से पहले छोटी छोटी सिम्स होती थी, जो सिमें आम टेलीफोन की, तो ये सिमें जो हैं ये रख देते थे किसी जगह पर ले जाके। तो ड्रोन जो है वो असल में वो टारगेट के पीछे नहीं जाता था, वो ड्रोन जाता था उस सिम के पीछे, जो सिम कोई बच्चा या कोई मुखबर जो है उस जगह रख के आ जाता था, उस सिम के पीछे जाता था ड्रोन और उस सिम को अटैक करता था, तो वो लोग जो हैं वो जानों से। अब ये कि अगर आपने प्रिसाइजली कोई ऐसा रिमोट भी करना है और बिल्कुल प्रिसाइज रखना है कि एक इमारत में एक ही शख्स हिट हो, तो इसका मतलब है कि आसपास ऐसे लोग मौजूद थे।
ये अब ईरान ने एक तो जवाब देना है, तल अवीव को हिट करना इशू नहीं रहा, वो तो तल अवीव को हुती चला दें 2 मिसाइल नहीं, अब ये कि पर्सनैलिटी हिट होगी, ग्रे जोन में पर्सनैलिटी हिट करनी आपने, ये जो बात आ रही है कि जी पर्सनैलिटी हिट होगी, कौन हिट होगा, कहाँ हिट होगा, और कैपिटल में होगी, यानी तल अवीव को भी करना है, लेकिन ये नहीं तल अवीव में डाला तो 2 ड्रोन ज़ाया हो गए तो एक गिर गया, तो नहीं, पर्सनैलिटी को हिट करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मामलात ऐसी जगह चले गए हैं कि जिसमें अरब ममालिक और बाकी सारे ममालिक तो पीछे इसमें हट रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये है कि इस वक्त अब वो कहते हैं ना कि मतलब वो अब अना का मसला, अब अना नहीं, मतलब एक होता है ना कि मतलब अब करना है कुछ, अब वो किस वे में होगा, क्या ईरान लेबनान से करेगा, क्योंकि देखें ना लेबनान का बॉर्डर तो साथ मिलता है, यहाँ से अगर ईरान करता है या ईरान यहाँ से फायर करता है कोई मिसाइल, तो वो तो फिर एक हुतीज़ ने किया है तो वो तो तल अवीव पे गिरा, बहुत सारे नहीं, पर्सनैलिटी हिट कैसे होगी, पर्सनैलिटी प्रिसीजन के साथ कैसे हिट होगी, उसके लिए जो है वो क्या लेबनान से ईरान करेगा जाके, तो वो तो हिजबुल्लाह ने अपना स्कोर सेटल करना है, ईरान कैसे करेगा, ये सवालिया निशान है जी। और तल अवीव में, क्योंकि यहाँ तेहरान हिट हुआ है ना, देखें ये बड़ा जो है ना, हमारी तो दुआ है कि ये मामला निबट जाए, लेकिन सूरत हाल ये है कि कैपिटल हिट हुआ और कैपिटल में मेहमान हिट हुआ है, ठीक है ना, मतलब मुल्ला उमर जो है उन्होंने कहा था कि पूरे आग लगा दो, जो मर्जी करना है, कारपेट वार्मिंग करो, जो मर्जी करो, मैं उसामा बिन लादेन की हिफाजत करूंगा, ठीक है। तो ईरान के अंदर मेहमान की बहुत अहमियत है, और ख़ास तौर पे ऐसे मेहमान की जो इस्माइल हानिया हो इस मरले पे, जबकि ईरान फोर फ्रंट पे उनके लिए तूफान अक्सा में ईरान तो बहुत, तो अब ये जो हुआ है मामला, तो वो तो नए उनके सदर आए, जाहिर है कभी चीज़ों को संभाल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गेस्ट आए, वो दरमियान में आके बंदे ने जो भी था, जैसे भी इंफॉर्मेशन, वो पहले से प्लान करके बैठे हुए थे कि इस तारीख को तकरीब होगी और हम हिट करेंगे जी। ये वो हैं इस्माइल हानिया जिनसे कतर में चाइना के लोग मिलके गए हैं अभी, जो कि मुस्तकिल जो है वो हमास है ना, तो हमास, हिजबुल्लाह, ये तो रशिया भी, तो अब ये मामला किसी बुराई की तरफ चला गया जी। अब उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी की जानिब से तो कहा जा रहा है कि धरना जारी रखेंगे, ये मुज़ाकरात हो जाएंगे ये नहीं? देखें अभी क्या होता है और क्या यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन मैंने जो अभी बात थोड़ी सी मसालिक के हवाले से की ना, और नज़रियात के हवाले से और मसालिक के हवाले से, उसका एक बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है। और बैकग्राउंड उसका ये है कि जो हमास है वो अख़वानुल मुस्लिमून, यानी जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, उससे वो शेख अहमद यासीन जो हैं वो उससे शेख जो अहमद अल बना के ख़यालात से 1928, ठीक है ना, उनके ख़यालात से वो बहुत ज़्यादा, अच्छा ये तस्वीर देखें ना, ये इस्माइल हानिया खड़े हैं उनके साथ, ये बड़े करीब थे शेख अहमद यासीन के। अच्छा मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो अख़वानुल मुस्लिमून है वो इससे बड़ा मुतासिर थे, कौन, जो शेख अहमद यासीन थे। अख़वानुल मुस्लिमून वो जो कि मिस्र में है, और मिस्र में, अच्छा अब हुआ ये कि मिस्र में पहले सदर आ गए अख़वानुल मुस्लिमून के, ये बुश को बड़ा शौक़ था, बुश को ना बड़ा शौक़ था मशरिक़ वस्ता में ये हर जगह जमहूरियत लाने का, फ़लस्तीनियों को कोई शौक़ नहीं था, तो ये बुश ने कहा कि नहीं ऐसा करो, फ़लस्तीन में भी इलेक्शन करो, इलेक्शन कराया तो उसमें हमास जीत गई और रौला पड़ गया। यानी वो बुश एक्चुअली पुश कर रहे थे कि देखो ये मैं इराक में भी जमहूरियत, इधर भी जमहूरियत, तो उधर रिजल्ट उल्टा आया तो गले पड़ गया 2006 वाला रिजल्ट। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई तो जो मोहम्मद मुर्सी यहाँ पे इलेक्ट हो गए, तो मोहम्मद मुर्सी जो है वो अख़वानुल मुस्लिमून और हमास भी अख़वानुल मुस्लिमून, तो मोहम्मद मुर्सी जो हैं, अच्छा अब ये गज़ा है और गज़ा के अंदर इस्माइल हानिया है, और ये इजिप्ट है और इजिप्ट के अंदर मोहम्मद मुर्सी हैं, तो दोनों अख़वान, तो ये उधर गए मोहम्मद मुर्सी, ये यानी जून
जून 2012 में इलेक्ट हुए ना ये, जी। तो ये अगले महीने चले गए थे, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त चले गए थे ये, इन्होंने दौरा किया गज़ा का, और फिर उसके बाद उन्होंने उधर से इधर बुलाया उनको। तो एक जश्न का समा था उस गज़ा में कि जी मिस्र के सदर जो हैं वो गज़ा में आ रहे हैं। ये अलग बात है, एक साल के बाद उनका तख्ता उल्टा गया, जो भी हुआ मोहम्मद मुर्सी का 2013 में उनका तख्ता उल्टा गया, 2019 में वो जो है उनका दौरान मुकदमा उनका जो है वो हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड ध्यान में रखें। अब ये हुआ कि जो अखवान के साथ जो एक, मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ ना कि वो मतलब हिजबुल्लाह जो अपना एक नज़रिया उनका, और हमास का एक अपना नज़रिया है। हमास अपने आप को करीब समझती है अखवान के, और वहीं से वो ओरिजिनेट, वहीं से उनके आइडिया शेख अहमद यासीन। जो हिजबुल्लाह है उसके जो उसके आइडिया, लेकिन फ़लस्तीन पे दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है, और सारे मसालिक वगैरह को साइड पे छोड़ के। लेकिन ये बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है कि इजिप्ट भी इसमें, ज़ाहिर है इजिप्ट का भी एक बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो मीडिएट करवा रहा था बीच में। तो उन्होंने कायरा में हिट नहीं किया कि हमारे इजिप्ट से ताल्लुकात ना ख़राब हो जाए, लेकिन इजिप्ट जो है वो इसके ऊपर वो पहले कह चुका है कि अगर लिबनान में जंग छिड़ी तो बाकी मुल्क सकिन हो जाएंगे। बाकी मुल्क सक इसमें फिर वो अजीब सी मैंने सोचा 2006 में जब हिजबुल्लाह की लड़ाई हो रही थी इसराइल के साथ, जो कॉन्डी राइस दरमियान में कूदी थी, काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने ये सीज़ फायर करवाया था, तो अरब स्ट्रीट गर्म हो गई थी पूरी। शुरू में बहुत सारे अरब ममालिक जाने को तैयार नहीं थे हिजबुल्लाह की तरफ, लेकिन बाद में जो अरब स्ट्रीट गर्म हुई तो उनको जाना पड़ा। वो इतनी ज़्यादा हो गई अरब स्ट्रीट बहुत मैटर करती है। और उसके बाद हमने देखा भी अरब स्प्रिंग आई, तो अरब स्ट्रीट को काबू में रखना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अरब स्ट्रीट जो है उसको, उसमें सिर्फ आप ये मुल्क ना लें, इसमें आप सूडान को लें, जहाँ पे अब्दुल फत्ताह अल बुरहान को कत्ल करने के लिए आज जो है एक मिसाइल फायर हुआ है। ये वो सूडान है जहाँ पे वो अहमद अल बशर वाला, और जहाँ उनके वो RSF और जो पैरामिलिट्री और वो हिमती जो है और अब्दुल फत्ताह बुरहान वो बचे हैं बाल बाल, वहाँ पर कशीदगी बढ़ रही है, और पिछले कई हफ्तों से वहाँ पर लड़ाई हो रही है शदीद। तो सूडान दरमियान में, सूडान भी तो था ना इसका इब्राहिम मैकॉर्ड का हिस्सा, और साथ ही अल्जीरिया और मराकश। अच्छा, ये है वेस्ट अफ्रीका। मैंने आपसे कहा ना जब गर्म होना शुरू होते हैं ना तो कई महाज खुलते हैं। अच्छा, सिर्फ एक जुमला कह के मैं यहाँ से निकलता हूँ। जो अल्जीरिया और मराकश हैं ये दोनों फ्रांस की कॉलोनी रहे हैं, और वहाँ पर जो इनका तनाव भी रहा है। एक मुल्क पहले आज़ाद हो गया अल्जीरिया, एक बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन इनके अंदर इशू ये हुआ कि उन्होंने एक जो वेस्टर्न सहारा का प्लान पेश किया हुआ था मोरक्को ने, उसके ऊपर अल्जीरिया को इतराज़ था, उसको फ्रांस ने आज तस्लीम कर लिया है। तस्लीम किया है तो अल्जीरिया ने कहा है कि फ्रांस का सफ़ीर वहाँ से निकल जाए। अच्छा, वो जो प्लान है उसको अमेरिका, फ्रांस, वो सारे उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे फ्रंट्स हैं, और एक फ्रंट नहीं है। मतलब ये जब स्ट्रीट्स गर्म होने पे आती हैं तो वो बहुत सारी, ये मैं 35th स्लाइड यहाँ पे किसी ने इसकी डिटेल्स देखनी हो तो देख ले, 35th स्लाइड है। अल्जीरिया रिकॉल्स एम्बेसडर आफ्टर फ्रांस बैक। अच्छा, ये अब मैंने आपसे कहा कि वो वहाँ से शुरू करें आप और यहाँ तक आ जाएं। ये पूरा अफ्रीका, चूँकि ये टच हो रहा है मेडिटेरियन के साथ, और मेडिटेरियन मतलब ये सूडान, इजिप्ट, इथोपिया, ये बहर अहमर, ये जो नक्शा है ना, इसको सारे को ध्यान में रखें। लेबनान, सामने टर्की है, अब यहाँ पर एक वॉर थिएटर खुले, और दरमियान में जो है वो साइप्रस भी है, और साइप्रस जो है वो उससे वैसे ही तैयब उर्दगन जो है वैसे ही बेजार बैठे हैं साइप्रस। और ये सारे इशू ये है कि देखना ये है कि इसको, अब इसमें ईरान किस तरह रिएक्ट करता है। इसमें जो है वो ईरान को अलग रिएक्ट करना है। ईरान तो एक मुल्क है ना, पूरा प्रॉपर, एक पूरी जो, यानी आप समझ लेंगे सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक तरह से ईरान को देख रहे हैं, और ईरान के घर पे तेहरान में हुआ है तो ईरान ने करना है, हिजबुल्लाह ने अलग करना है, ठीक है। अच्छा, दोनों, क्योंकि बैरूत है ना, लेबनान का बैरूत, और बैरूत में उनके दस्ते रास्त, जंगबंदी भी चली गई साइड पे, यानी गज़ा का वो छोड़ दें सीज़ फायर, और क्या होना है क्या नहीं। या तो ये है कि अब नेतन्याहू ये कहेगा कि भाई अब जो है वो देखें, हमने फतह का ऐलान करेगा और कहेगा कि हम सीज़ फायर पर हर चीज़ पे तैयार हो रहे हैं, या तो ये करेगा वो। लेकिन ईरान ने तो बदला लेना है ना, ठीक है, और हिजबुल्लाह ने भी लेना है। तो क्या ईरान इसके ऊपर मान जाएगा कि चलें वो जंगबंदी कर रहा है और यहाँ से इस्माइल हानिया
को तेहरान में आके वो मार के चले गए, तो ये बड़ा ट्रिकी है, ठीक है। या ये वो कर सकता है कि वो कुछ और फैला दे जंग को नेतन्याहू, या ये कि उसको भी बस के नीचे फेंक दें, उसके जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी थ्रो अंडर द बस करके कहें कि चलो नेतन्याहू भी फारिग, वो भी तो नहीं सुनता ना अमेरिका वगैरह। तो या तो वो कहेंगे अच्छा जी, पहले हुआ था ना लिमिटेड, वो भी लिमिटेड करेंगे, ये भी लिमिटेड, ईरान भी लिमिटेड करेगा इसराइल पे, वो उस तरह वो करके उसको हिट करके और वो कहें अच्छा जी काम बराबर हो गया, नेतन्याहू भी गए और ये। या ये कि वो सकिन अमेरिका हो जाएगा और बाकी अमेरिका के सकिन होने का मतलब है कि चाइना, रशिया और चाइना तो पहले तैयार बैठे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, वो पब्लिकली फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं पब्लिकली। तो ये अब देखना ये है कि जंगें फैलती है, जंगें रुकती है, ये कंटेन होती है या ये फैल जाती है, इसमें मुख्तलिफ मुल्क क्या करते हैं, ईरान किस तरह रिएक्ट करता है। और कल उनका जो है वो नमाज जनाजा उनकी पढ़ाई जाएगी सुबह इस्माइल हानिया की तेहरान में, और फिर उनका जो जस्दे खाकी है वो दोहा जाएगा और दोहा में फिर उनकी तदफीन होगी जुम्मे के दिन उनकी वहाँ पे। लेकिन इशू ये है कि अब ये पूरा रीजन है, अब आप ये देखें कि इसमें ग्रे जोन वॉरफेयर में वो अंदर किस तरह से पेनिट्रेट कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना, अब इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इसमें कोई रूल्स हैं, कोई सफारतकार आगे पीछे, हमने जी मुआहदा किया हुआ था, हमने बात की हुई थी, वो बीच में जामिन थे, देखें ना बाइडन ने ये कहा था, उसने ये कहा था, नहीं 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 नहीं। इसमें रियासतों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि वो अपने आप को सिक्योर करें, डिस्टेबलाइज ना हो। जो मैं बार बार यहाँ बात करता हूँ कि हम इस वक्त किस रौले में पड़े हुए हैं, मैन मेड क्राइसिस में। हमारा इशू सिर्फ सिक्योरिटी है, सोशल अनरेस्ट ना फैले, और ये कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो, और हमारे मतलब है कि ये बाकी सारे फॉर इश्यूज हैं। मैं इसको मतलब बिल्कुल इस पर बिलीव करता हूँ कि ये कोई इशू ही नहीं है कि उसके बाद 2 सीटें चली गई तो उसके बाद 2 सीटें। इश्यूज इतनी खतरनाक जंगों के दहाने पे दुनिया खड़ी है इस वक्त। आपके पड़ोस में हो रहा है ये बिल्कुल आपके बॉर्डर के उस तरफ असैसिनेशन हुई है, और ये बलोचिस्तान के साथ बात ये है, और वहाँ की सिचुएशन। मैं अब फिर अपने काबरीन से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो दें कि सोशल अनरेस्ट, ये इकॉनमी, ये टेररिज्म, और इसमें पता ही नहीं है, वो भी तो घूम रहे होंगे ना कि वहाँ पे स्पाइज, भाई वो भी तो कोई इस्माइल हानिया के आसपास, ईरान के पासदारान की बड़ी इशू ये है कि वो अंदर घुसे हुए हैं, स्पाइंग हो रही है, पेनिट्रेशन हो रही है, कुछ स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, कब से हो रहा है, किस तरह के वेपन्स यूज हुए हैं। यानी एआई से रिमोट यूज हो गया 2020 में, ठीक है, मशीन गन, तो ये तो 2024 है, ठीक है। हम तो बात कर रहे हैं उस वक्त जो बिल्कुल एआई पता ही नहीं था किसी को। तो बात ये है कि इस वक्त जो है ये बड़ी एक तल्ख सूरत हाल है। देखना ये है कि अगले 24, 48, 72 घंटों में तो नहीं, उससे शायद पहले ही, क्योंकि रहबर जो है उनकी तरफ से भी अभी बात की गई है, लेकिन कैसे होगा, जवाब कैसे दिया जाएगा, तरीका क्या होगा। हुतीज तो अलग करेंगे, भाई हुतीज तो अलग है ना। और मैंने आपसे कहा ना कि अगर ईरान हुतीज से कहेगा तो ईरान एज अ मुल्क उनका अब देखना ये है ना कि वो क्या करता है ईरान, और कहाँ तक एक्सलेशन होती है, और क्या तरीकाकार होता है, और क्या तल अवीव में अगर यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके उनके स्पाइस घुस गए मोसाद के, तो क्या ईरान के भी कुछ लोग वहाँ हैं या नहीं, या पूरा कैसे होगा। मतलब अगर सीरिया से बाकी प्रॉक्सीज हो तो वो बात वो हो ही रहा है ना। असल इशू ये है कि कैपिटल और टारगेट, जैसे कि इसराइल ने किए, 2 लोग टारगेट किए उन्हें, राइट हैंड ऑफ सैयद हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया, जो कि वजीर आजम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के 2006 के इलेक्शंस में, और जो कि पोलिट ब्यूरो के सरबराह। तो अब देखिए अगले दिनों में हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला अमल लेकर आए, लेकिन ये जो वाक़यात हैं ये बड़े अनफोर्सीन और बड़े बदकिस्मत वाक़यात हैं, जिसके नतीजे में एक बड़ा सा लगता है अलाव है, उसकी तरफ दुनिया जा रही है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।